ट्यूशन का फ्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर है परमाणु भौतिकी। इसका पार्ट 1 होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। अब परमाणु भौतिकी के पिता अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। परमाणु भौतिकी का पिता किसे कहा था? रदरफोर्ड को कहा था। नाभिक का भी खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और नाइट्रोजन गैस का भी खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने ही किया था। तो परमाणु भौतिकी का पिता भी रदरफोर्ड को ही कहा जाता है। परमाणु भौतिकी के पिता भी किसे कहा था? रदरफोर्ड को ही कहा था। लेकिन भारत में परमाणु कार्यक्रम जनक किसे माना था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भाभा, जिसने ट्रम्बे की स्थापना की थी। ट्रम्बे भाभा परमाणु रिसर्च कब किया था? क्या था? ट्रम्बे महाराष्ट्र में है। परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र नहीं रहता। लेकिन अणु क्या रहता है? अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु अणु स्वतंत्र नहीं होता, अणु स्वतंत्र होता है। अब परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के कितने मौलिक कण हैं? 3 मौलिक कण है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। पूछेगा परमाणु कितने मौलिक कणों से मिलकर बना होता है? 3। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और ये नाभिक का खोज भी किसने किया था? रदरफोर्ड। इसीलिए परमाणु भौतिकी के जनक किसे मानता है? रदरफोर्ड को माना जाता है। और नाभिक में क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज आगे पढ़ेंगे। एक नाभिक मतलब परमाणु के केंद्र में क्या होता है? एक नाभिक होता है और जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। परमाणु जो 3 मौलिक कणों से बना होता है, जिसका पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्षा में क्या करता है? परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जो मतलब कि ऋण लेने वाला होता है वो क्या करता है? चक्कर लगाता है। दूसरे धनी व्यक्ति है उसका क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। उसके बाद उसको धन देता है। उसी तरह है इलेक्ट्रॉन भी ऋणात्मक है तो क्या करता है? धन आवेश के चारों चक्कर लगाते रहता है। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? बराबर, जो परमाणु संख्या के बराबर होता है। तथा तो पूछे किसी भी तत्व का यदि हम परमाणु संख्या यदि ज्ञात करना चाहते हैं, जो परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या होगा, जो प्रोटॉन संख्या वही उसका परमाणु संख्या हो जाता है। आवेश विपरीत, लेकिन आवेश क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? उदासीन हो जाता है। जिसके कारण ये क्या होता है? उदासीन हो जाते हैं। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब एक साथ आते हैं क्या होता है? उदासीन हो जाते हैं। दूसरे क्या करते हैं? उदासीन कर देते हैं, क्योंकि दोनों पर समान आवेश रहता है लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो प्रोटॉन पर कितना आवेश रहता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश। प्रोटॉन पर 1.67, एक प्रोटॉन पर 1.672 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश रहता है। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश उदासीन रहता है और इसका खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने किया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड भी देता है कहीं कहीं। अगर गोल्डस्टीन है तो गोल्डस्टीन ही मानना है, नहीं तो रदरफोर्ड था। वही नहीं तो रदरफोर्ड ही नाम दिया, लेकिन चैडविक खोज किया था। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन के पर कौन सा आवेश होता है? माइनस में। हम बोलेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश क्या होता है? समान होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश रहेगा किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6, दोनों सेम ही रहता है लगभग। 1.67 × 10⁻⁻27 1.67 5 × 10⁻⁻27 के। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 × 10⁻⁻31 के। 9.108 × 10⁻⁻31 मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? थोड़ा अधिक होता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम, सबसे कम होता है पहला होता है। हाँ, इसमें न्यूट्रॉन
द्रव्यमान अगर पूछेगा तो न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। द्रव्यमान में उल्टा हो जाता है। द्रव्यमान में क्या होता है? उल्टा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 में 10⁻31 सबसे kg कम द्रव्यमान होता है। kg। तो हम लोग प्रोटॉन परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। पहला प्रोटॉन खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने किया इस पर आवेश कितना रहता है? 1.6 10⁻19 कूलम धन आवेश रहता है। धन्यवाद। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 × 10⁻27 kg। अब दूसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन खोज चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। इस पर आवेश क्या था? उदासीन होते हैं ये। और इसका द्रव्यमान कितना था? 1.675 × 10⁻27 kg। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 × 10⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। और इस पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। कितना ऋण आवेश रहता है? तो -1.67 × 10⁻19 कूलम। आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर पहुंच चुका है। कुछ मूल कणों का विवरण नीचे दिया। तो पॉजिट्रॉन इसमें सिर्फ या किसने खोज किया है यही पूछा जाता है। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एडरसन ने किया था। और ये क्या था? इसको ये धन आवेश, इस पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश रहता है। और इसको इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है। किसको? पॉजिट्रॉन को। और इसका द्रव्यमान लगभग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान ही होता है। देखो 9.108 में 10⁻31 और आवेश भी समान होता है। सब कुछ सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो बात होता है, जो चीज़ होता है वही पॉजिट्रॉन का होता है। लेकिन ये वो इलेक्ट्रॉन पर सब कुछ माइनस में रहता है, इसमें क्या होता है? प्लस में होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है। और पॉजिट्रॉन खोज किसने किया था? एडरसन ने किया। न्यूट्रॉनो खोज किसने किया था? पॉली ने किया। न्यूट्रॉनो खोज किसने किया था? पॉली ने। इस पर इसका द्रव्यमान भी 0 होता है, इस पर आवेश भी 0 होता है। तो न्यूट्रॉनो पर आवेश द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। और इसका खोज पॉली ने किया था। पाई मेसन की खोज किसने? युकावा ने किया था। पाई मेसन किसने खोजा? युकावा ने किया था। फोटोन की खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने। फोटोन की खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एडरसन ने किया था। एडरसन ने किया था। हाँ, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एडरसन ने किया था। और इसको इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का सब कुछ इसमें क्या होता है? विपरीत होता है। जैसे द्रव्यमान हो चाहे आवेश हो, सब इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है, इसलिए एंटी पार्टिकल का। तो न्यूट्रॉनो खोज किसने किया था? पॉली ने किया था। न्यूट्रॉनो खोज किसने किया था? पॉली। इसका कोई द्रव्य और यह उदासीन होता है। और याद रखना, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉनो दोनों उदासीन होता है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉनो दोनों क्या? उदासीन होता है। पाई मेसन इसकी खोज युकावा ने किया था। किसने किया था? युकावा ने किया था। और फोटोन की खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने। फोटोन की खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। कैथोड किरण क्या है? जब विसर्जन नलिका के सिरों पर 20 किलोवोल्ट का विभवांतर लाया जाता है तो उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर हो जाता है। तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है। इसे कैथोड किरण। कैथोड से निकलने वाले किरण पुंज को क्या कहते हैं? कैथोड किरण कहते हैं। सीधा आदमी मोटा मोटी वैसे परिभाषा पूछा नहीं जाता है। कैथोड से निकलने वाले किरण को क्या कहते हैं? कैथोड किरण कहते हैं। और कैथोड किरण केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का एक पुंज है। कैथोड किरण, हाँ ये पूछा, कैथोड किरण केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का एक पुंज है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कौन से निकलता है? कैथोड किरण से निकलता है। इलेक्ट्रॉन पुंज कौन से निकलता है? कैथोड से ही निकलता है। तो ये क्या होता है? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का एक पुंज होता है। कौन? कैथोड किरण। तो कैथोड किरण उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का एक पुंज होता है। अब कैथोड किरण का कौन कौन सा गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे। कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा ही किया जा सकता है। गैस का प्रयोग मतलब कैथोड किरण यदि हम लोग पैदा करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करके? गैस का प्रयोग करके। इसीलिए बोला तो विसर्जन नलिका में। किस नलिका में? विसर्जन नलिका में, जिसमें गैस और कोई भी चीज़ नहीं रहे। तो गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। कैथोड किरणों के उत्पादन में विभव का स्रोत प्रेरण कुंडली होता है। जब हम लोग कैथोड किरणों का उत्पादन करने लगते हैं तो विभव का स्रोत क्या होता है? प्रेरण कुंडली। विभव का स्रोत क्या होता है? प्रेरण कुंडली होता है, जो कम विभव के सेल से बहुत उच्च विभव प्रदान कर, जो बहुत ही कम विभव वाले सेल से उच्च विभव को प्रदान करता है। इसीलिए पारस्परिक प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कैथोड किरण को जो उत्पन्न करने वाले जो अति होता है, जो विसर्जन नलिका के सिद्धांत पर कार्य करता है? पारस्परिक प्रेरणा के सिद्धांत। पारस्परिक प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है।
कैथोड किरणें अदृश्य होते हैं। अदृश्य होते हैं तो ये दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सीधी रेखाओं में चलते हैं। किस रेखाओं में? सीधी रेखाओं में चलती है। किस रेखाओं में चलते हैं? सीधी रेखाओं में चलती है, जैसे प्रकाश चलता है। तो कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे विसर्जन नलिका में ही उत्पन्न किया जा सकता है। और ये किरणें अदृश्य होते हैं। ये किरणें क्या होते हैं? अदृश्य होते हैं और क्या और सीधी रेखाओं में गमन करते हैं। कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणात्मक। और कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन का एक पुंज है। कैथोड किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक पुंज। जब इलेक्ट्रॉन ही ऋणात्मक है तो कैथोड किरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसीलिए कैथोड से एनोड तक गमन करती है। ये क्या कहते हैं? कैथोड से एनोड की ओर गमन करता है। एनोड पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो जो ऋणी रहेगा तो किधर जाएगा? धनी की तरफ जाएगा। इसलिए कैथोड किरण किधर जाएगा? कैथोड से निकल के एनोड की ओर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन की बनी होते हैं और अपनी सतह के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। अपनी सतह के लंबवत होते हैं। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है? 1/10 गुना होता है। और हम लोग जानते हैं निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसका 1/10 उसका क्या होगा? 1/10। और कैथोड किरण एक अदृश्य किरण है, लेकिन सीधी रेखाओं में गमन करते हैं। यह किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। ये किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं? विक्षेपित होते हैं, क्योंकि इस पर ऋण आवेश होता है। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं? विक्षेपित होते हैं। यह गैसों को आयनीकृत कर देती है एवं धातु पर उसमें प्रभाव दिखलाती है। कौन सा किरण? कैथोड किरण। यह गैस को क्या कर देगा? आयनीकृत कर देगा। गैस को क्या कर देगा? आयनीकृत कर देगा, क्योंकि कैथोड किरण को तभी उत्पन्न किया जा सकता है जब गैस का प्रयोग करके ही उत्पन्न किया जा सकता है। प्रयोग करके ही उत्पन्न किया जा सकता है। और गैसों को आयनीकृत कर देती है और धातु पर क्या कौन सा प्रभाव डालता है? उसमें प्रभाव डालता है। उसमें प्रभाव डालता है। यह फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती है। कैथोड किरण क्या करता है? फोटोग्राफिक प्लेटों को भी प्रभावित करता है। कैथोड किरण क्या करता है? फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करता है। और इसकी वेदन क्षमता क्या होती है? कम होती है। और यह पतली धातु की चादर को पार कर जाती है। इसकी वेदन क्षमता कम होती है। पतली धातु की चादर को पार कर जाती है। कैथोड किरण जब विद्युत क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता परवलयाकार हो जाता है। क्या होता है? परवलयाकार हो जाता है। तो एक बार फिर से कैथोड का जो इम्पोर्टेंट गुण है उसको पढ़ लेते हैं, जो एग्जाम में आता है। तो सबसे पहला बात, कैथोड किरणों को गैस का प्रयोग करके ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये किरणें अदृश्य होते हैं, लेकिन सीधी रेखाओं में गमन करते हैं। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन का एक पुंज होता है, इसलिए कैथोड किरण क्या है? एक ऋणात्मक किरण है। इसका वेग प्रकाश का वेग का 1/10 होता है और इसकी वेदन क्षमता कम होती है। इसकी वेदन क्षमता क्या होती है? कम होती है। यह फोटोग्राफिक प्लेटों को भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यह फोटोग्राफिक प्लेटों को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो यह एक्सरे किरण उत्पन्न करती है। जब कैथोड किरण किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिरता है, उच्च परमाणु संख्या वाले धातु पर गिरता है तो कौन सा किरण उत्पन्न करता है? एक्सरे किरण उत्पन्न करता है। कौन सा किरण करता है? एक्सरे किरण उत्पन्न करता है। धनात्मक किरण विसर्जन नलिका में यदि छिद्रयुक्त कैथोड प्रयोग किया जाए, विसर्जन नलिका में यदि छिद्रयुक्त कैथोड प्रयुक्त किया जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरण के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है और एनोड की ओर से कुछ किरणें निकलती है। तो ये एनोड से निकलने वाली किरणें क्या होते हैं? धनावेश। तो इसका पता 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था। पूछेगा तो धनात्मक किरणें खोज किसने? गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन ने किया था। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। धनात्मक कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे, धनात्मक किरण की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन क्या है? धनात्मक है। प्रोटॉन क्या है? धनात्मक धनावेश था। उसका भी खोज किसने किया है? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की भी खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और एनोड से जो भी किरण निकलेगा वो कौन सा किरण होगा? धनात्मक किरण होगा। एनोड से निकलने वाले किरण को क्या करेंगे? धनात्मक किरण करेंगे। और इसका बारे में किसने बताया था? पता लगाया था सब पहले? गोल्डस्टीन ने। किसने लगाया था? गोल्डस्टीन ने। और कैथोड किरण के बारे में सब पहले किसने? रदरफोर्ड। कैथोड किरण के बारे में अब देखो धनात्मक किरण का नहीं, एनोड किरण का कौन सा गुण है? ये किरणें धनावेशित होते हैं। पहला बात क्लियर है कि ये किरणें क्या होती है? धनावेशित। और इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था। यह प्रतिदीप्त और स्फुटिदीप्त उत्पन्न करती है। क्या करता है? प्रतिदीप्त और स्फुटिदीप्त भी उत्पन्न करता है। कौन सा किरण? धनात्मक किरण प्रतिदीप्त और स्फुटिदीप्त भी उत्पन्न करता है। विल्हेम हिटॉर्फ ने किया था। विल्हेम हिटॉर्फ ने कैथोड किरण कैथोड किरणों को देखो। विल्हेम हिटॉर्फ।
तो कैथोड किरण के बारे में पता है, विलियम हिटॉर्प ने लगाया था। किसने लगाया था? विलियम हिटॉर्प ने लगाया था। विलियम हिटॉर्प। कैथोड किरणों के बारे में सबसे पहले विलियम हिटॉर्प ने पता लगाया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन। लेकिन धनात्मक किरणों के बारे में पता गोल्डस्टीन का इस्तेमाल करके ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज पता लगाया था। और जो जे थॉमसन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन कहता है। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन। और धनात्मक किरणों का भी पता आपने किसने लगाया था? गोल्डस्टीन ने लगाया था। तो जो धनात्मक किरण होते हैं या क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त और स्फुर्तिदीप्त भी उत्पन्न करते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। ये भी किरण क्या होता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? विक्षेपित। और कैथोड किरण भी क्या होता है? चुंबक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते थे। अर्धचालक। अब अर्धचालक क्या है? इसकी प्रतिरोधकता यह चालकता धातु और धातुओं के बीच होती है। जो पदार्थ अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? अर्धचालक का उदाहरण है। इसकी जो प्रतिरोधकता होता है चालक से क्या होता है? कम होता है। और कुचालक से भी क्या होता है? मतलब चालक और कुचालक के बीच में होता है। चालक और कुचालक के बीच में। तो सबसे कम, हाँ, चालक से कम और कुचालक से अधिक। तो सबसे अधिक प्रतिरोधकता किसका होता है? चालक का होता है। सबसे कम प्रतिरोधकता किसका होता है? चालक होता है। सबसे कम प्रतिरोधकता किसका होता है? चालक का। उसके बाद किसका होता है? अर्धचालक का। सबसे अधिक किसका होता है प्रतिरोधकता? कुचालक का। किसका होता है? कुचालक का होता है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता जो कितना होता है? 10⁻⁵ से 10⁻⁶ ओम मीटर के बीच होता है। तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता किसके बीच होता है? 10⁻⁵ से 10⁻⁶ ओम मीटर से बीच होता है। और चालकता 10⁻⁵ से 10⁻⁶ सीमेंस मीटर्स के प्रति मीटर्स के बीच होता है। सीमेंस प्रति मीटर के बीच होता है। उसके बाद धातु की प्रतिरोधकता और चालकता किसके बीच होता है? तो प्रतिरोधकता 10⁻⁻² से 10⁻⁸ ओम मीटर के बीच होता है। किसका? धातु का। धातु का प्रतिरोधकता 10⁻⁻² से 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। जबकि चालकता 10⁻² से 10⁻8 सीमेन प्रति मीटर के बीच होता है। विद्युत रोधी मतलब कुचालक का प्रतिरोधकता कितना होता है? 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर। जबकि चालकता कितना होता है? 10⁻11 10⁻19। मतलब नाम से भी स्पष्ट है कि अर्धचालक की चालकता जो क्या होगा? चालकता धातु से क्या होगा? चालकता चालक पदार्थों से कम होगा और प्रतिरोधकता थोड़ा ज़्यादा होगा। और चालक के पदार्थों का प्रतिरोधकता थोड़ा क्या होगा? कम होगा और चालकता अधिक होगा। और कुचालक जो है उसका प्रतिरोधकता भी अधिक होगा और चालकता बहुत कम होगा। वैसे भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जो अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन कुछ चालक है जिसका उदाहरण क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। यौगिक अर्धचालक का अकार्बनिक जैसे CDS, ये सब पूछा जाता है उदाहरण में। CDS, JAS, CDSG, INP, ये सब क्या है? यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है। यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है। यौगिक अर्धचालक CDS, GAS, CDSE और INP, ये सब यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है। यौगिक अर्धचालक में वो भी अकार्बनिक का। किसका उदाहरण है? अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। जबकि कार्बनिक में एंथ्रासीन, मादित, थैलोसियानिस, ये सब ये भी यौगिक अर्धचालक का उदाहरण। लेकिन किसके अंतर्गत है? कार्बनिक चालक के अंतर्गत। एंथ्रासीन, मादित और थैलोसियानिस, ये सब कार्बनिक चालक के उदाहरण है। कार्बनिक अर्धचालक उदाहरण है। कार्बनिक बहुलक पॉलीपायरोल, पॉली जहाँ बड़ा सब बहुलक का ही होगा। पॉलीपायरोल, पॉलीएलिलीन, पॉलीथायोफीन। लेकिन एग्जामिनर सब क्या पॉली वर्ड को हटा देगा पायरोल, एनिलीन और थायोफीन। तो ये सब कार्बनिक बहुलक का उदाहरण, कार्बनिक बहुलक के उदाहरण है। यौगिक अर्धचालक को 3 कैटेगरी में बांटा गया। और कार्बनिक और कार्बनिक बहुलक में। और कार्बनिक का उदाहरण क्या है? CDS, GAS, CDSC, INP। इसमें कार्बन नहीं है। तो ये क्या है? अकार्बनिक। कार्बनिक में कौन कौन सा है? एंथ्रासीन, मादित और थैलोसियानिस। और कार्बनिक बहुलक में कौन है? पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन। अब नैन अर्धचालक है। नैन अर्धचालक जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कीटर उसमें प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टर उसमें प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उसे नैन अर्धचालक कहते हैं।
नेज नेज अर्धचालक कहते हैं, क्या कहते हैं, नेज अर्धचालक कहते हैं। नेज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी होलों की संख्या NH के बराबर होता है। तो इस सूत्र इसका याद रखना पड़ेगा। किस प्रकार के अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होता है? तो नेज अर्धचालक में, कौन सा, नेज अर्धचालक में, यानी Ne/NH, Ne/NH, Ne/NH बराबर होता है किस प्रकार के अर्धचालक में? नेज अर्धचालक में। होल प्रभावी धनात्मक आवेश वाले एक आभासी मुक्त कण की तरह व्यवहार करता है। यह ऋणात्मक वेग की ओर गति करते हैं। ऐसे अर्धचालकों को प्रभावित धारा I इलेक्ट्रॉन धारा IE और होल धारा IH के योग के बराबर होता है। होगी। नेज अर्धचालकों की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है, परंतु कक्ष ताप पर उसकी चालकता बहुत ही कम होती है। चालक में सीधी बात, चालक में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जो मतलब चालक में जो भी होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, तो विद्युत धारा या कुछ भी प्रवाहित होगा। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों का इलेक्ट्रॉन प्लस होल के कारण दोनों का। तो नेज अर्धचालकों की चालकता उस ताप पर निर्भर करता है। डायोड NPN अर्धचालक, PN चालक, ऐसे उधर प्रकार है। नेज अर्धचालकों की चालकता किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है, परंतु कक्ष ताप पर इसकी चालकता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। किसका? नेज अर्धचालकों का, नेज अर्धचालकों का। तो नेज अर्धचालकों क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या के बराबर होता है। और हॉल पॉजिटिव होता है, हॉल क्या पॉजिटिव की भौतिक कार्य करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो जानवे करते नहीं। हाँ, हॉल यहाँ पॉजिटिव होगा, हॉल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी क्या इलेक्ट्रॉन वाला संख्या है तो निगेटिव होगा। अपद्रव्यी अर्धचालक, जब किसी शुद्ध अर्धचालक को कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाती है तो उस चालकता में कोई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार पदार्थों के अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। मतलब जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई किसी प्रकार की अशुद्धि मिलाने के बाद उसकी चालकता क्या होता है? कई गुना बढ़ जाता है, तो उसे अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। मतलब अपद्रव्यी को मिलाने के बाद, यानी सीधा आदर्श मोटा मोटी कि जब शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य कुछ चीज मिलाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? अपद्रव्यी अर्धचालक बोलेंगे। वांछित अशुद्धि को सावधानी पूर्वक मिश्रित करना मादन या अपमिश्रण कहलाता है। पूछता है मादन क्या है? तो वांछित अशुद्धि को सावधानी पूर्वक, डोपिंग इंग्लिश में इसको बोला जाता है डोपिंग। डोपिंग क्या है? तो अशुद्धियों को क्या करना? मिश्रित किया जाता है। अशुद्धि का मिश्रित करना क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है, सावधानी पूर्वक। चालकता बढ़ जाए। हाँ, तो जब अर्धचालक में अशुद्धि मिलाए तो उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने क्या उसकी चालकता बढ़े, लेकिन चालक में जब अशुद्धि मिलाए उसकी चालकता घट जाएगी। चालक में जब अशुद्धि मिलाया जाएगा क्या हो जाएगा? उसकी चालकता घट जाएगी। ताप बढ़ाने पर भी ताप बढ़ाने पर भी चालक की चालकता क्या होता है? चालक की चालकता घट जाती है और अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। लेकिन प्रतिरोध क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। प्रतिरोध क्या उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार के पदार्थों को मादित अर्धचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मादित चालक। मतलब तो अर्धचालक में डोपिंग पद्धति से जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? डोपेड सेमीकंडक्टर कहा जाता है। डोपेड अर्धचालक कहा जाता है। और लेकिन ऐसे इस प्रकार पदार्थों को जो क्या कहते हैं? मादित अर्धचालक भी कहा जाता है। मादित अर्धचालक भी कहा जाता है। अपमिश्रण ऐसा होना चाहिए जो मूल अर्धचालक पदार्थों के जालक को विकृत न करे। अपमिश्रण के अनुसार अर्धचालक के पदार्थों का आकार लगभग समान होना चाहिए। अब चतुर्संयोजक SI एवं Ge सिलिकॉन और जर्मेनियम के मादन के लिए दो प्रकार के अपमिश्रण उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला बात, सिलिकॉन और जर्मेनियम किस प्रकार के संयोजक हैं? चतुर्संयोजक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम किस प्रकार के संयोजक हैं? चतुर्संयोजक हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। और ये दोनों अर्धचालक के उदाहरण हैं। अर्धचालक भी और चतुर्संयोजक के उदाहरण भी हैं। तो इसके में मादन इसमें मतलब अशुद्धि मिलाने के लिए दो प्रकार के अपमिश्रण किए जाते हैं। एक पंच संयोजक जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। तो पूछेगा पंच संयोजक प्राप्त करने के लिए अशुद्धि के रूप में किससे मिलाया जाता है? आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस को। और त्रिसंयोजक मिलाने के लिए प्राप्त करने के लिए इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम। इंडियम, बोरॉन और एल्युमिनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों तो चतुर्संयोजक हैं।
उसको त्रि संयोजक में बदलना चाहते हैं, अधिक त्रि संयोजक में बदलना चाहता है, तो उसको में क्या मिलाएंगे, ईडियम, बोरॉन और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। यदि चतुर्थ संयोजक हम 5 संयोजक में जोड़ना चाहते हैं तो मिलाएंगे उसमें आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। तो 5 संयोजक में जोड़ने के लिए एंटीमनी, फास्फोरस और आर्सेनिक मिलाया जाता है, जबकि 30 संयोजक प्राप्त करने के लिए इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि चतुर्थ संयोजक यौगिक को त्रि संयोजक यौगिक में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो मिलाया जाता है बोरॉन मिलाया जाता है, इंडियम मिलाया जाता है और एल्युमिनियम मिलाया जाता है। चतुर्थ संयोजक यौगिक को 5 संयोजक यौगिक में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो आर्सेनिक मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, एंटीमनी मिलाया जाता है और फास्फोरस मिलाया जाता है। दाता, 5 संयोजक अपद्रव को दाता भी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 5 संयोजक अपद्रव को क्या कहते हैं, दाता, और देने वाला। और ग्राही, त्रि संयोजक अपद्रव को क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। तो दाता में कौन सा संयोजक है, 5 संयोजक क्या हुआ, दाता कहलाया, और त्रि संयोजक ऋणी कहलाया, यानी ग्राही कहलाया। क्या कहलाया, ग्राही कहलाया। डोपिंग, अपद्रव मिलाए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, यानी अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। जबकि वांछित अशुद्धि को सावधानी पूर्वक मिलाएंगे तो मादन कहलाएगा। दोनों में अंतर है, उसमें भी अशुद्धि मिलाते हैं, इसमें भी अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया से बोलेंगे तो डोपिंग, लेकिन जब किसी अवांछित अशुद्धि को सावधानी पूर्वक मिलाया जाता है क्या कहलाता है, मादित कहलाता है। क्या कहलाता है, मादित कहलाता है। तो दाता कौन सा संयोजक हुआ, 5 संयोजक, और ग्राही कौन सा संयोजक, त्रि संयोजक। और 5 संयोजक प्राप्त करने के लिए आर्सेनिक और एल्युमिनियम, आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी मिलाया जाता है। जबकि त्रि संयोजक प्राप्त करने के लिए ईडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम मिलाया जाता है। अब है n प्रकार के अर्धचालक। यह बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ जाने के कारण होता है। मतलब ऐसे बाह्य अर्धचालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, उसे n प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी अपद्रव मिलाया जाता है तो इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होता है। तो पूछेगा कि जब n प्रकार के अर्धचालकों में, यानी n प्रकार का अर्धचालक अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो किस प्रकार का औषधि मिलाया जाता है, तो 5 संयोजी, हाँ, यानी 5 संयोजी, मतलब जब शुद्ध अर्धचालकों में, हाँ, जब शुद्ध अर्धचालकों में, शुद्ध अर्धचालक कौन था, सिलिकॉन और जर्मेनियम। शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन। जब शुद्ध अर्धचालक में जब 5 संयोजी अवयव मिलाया जाता है तो उसमें कौन सा, किस टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है, n टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है। मतलब n टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए उसमें 5 संयोजी अपद्रव मिलाया जाता है, 5 संयोजी अपद्रव मिलाया जाता है। 5 संयोजक अपमिश्रण विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और इसीलिए इसे दाता भी कहते हैं, इसे दाता और शुद्धि भी कहते हैं। तो इसे, तो 5 संयोजक को क्या बोलते हैं, दाता कहा जाता है। अतः 5 संयोजक अपमिश्रण के साथ अपमिश्रण होने पर नेज अर्धचालक में जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या इलेक्ट्रॉन होल की संख्या के बराबर होता है में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत मात्रा में आवेश का वाहक करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बहुत अधिक मात्रा में आवेश का वहन करता है। 5 संयोजक में क्या करेगा, 5 संयोजक वाला चतुर्थ संयोजक वाला को इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, हॉल तो नहीं बढ़ा, क्योंकि हॉल तो देगा नहीं। 5 संयोजक वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आवेश बढ़ जाएगा, आवेश बढ़ जाएगा और होल अपॉन का आवेश क्या होगा, कम बढ़ जाएगा। तो पूछेगा n प्रकार के अर्धचालकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है होलों की संख्या से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल की संख्या से। तो n प्रकार के अर्धचालक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजक उत्तक मिलाया जाता है, 5 संयोजक उत्तक मिलाया जाता है। तो 5 संयोजक तत्व मिलाया जाता है, जैसे आर्सेनिक हुआ था, आर्सेनिक और एंटीमनी और फास्फोरस। तो कौन सा अर्धचालक प्राप्त होता है, n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। n प्रकार के अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि 5 संयोजक उत्तकों की दाता 5 संयोजक जो अर्धचालक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोनर कहा जाता है। डोनर कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाती है। तो सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन यही पूछेगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या से अधिक होता है किस प्रकार के अर्धचालक में, तो n टाइप के अर्धचालक में। वही p प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, इसका उल्टा होता है, होलों की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी। तो p प्रकार का जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह प्रोटॉनों की गति के कारण था,
हाँ, पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, विद्युत का प्रवाह कोटरों की गति के कारण होता है, जबकि जैसे एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता था मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण था, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण होता था। जिस कोटर मतलब होल, यहाँ कोटर का मतलब क्या होता है, होल होता है, जिन्हें पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजक अपद्रव्य मिलाने पर ऐसे अर्धचालक पड़ते हैं। यानी जब शुद्ध अर्धचालक में हम त्रिसंयोजक अपद्रव्य मिलाएंगे तो कौन सा टाइप, किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा, पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त होगा। किस प्रकार का, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। ऐसे हाँ, ऐसे अर्धचालकों के लिए होलों का बहुसंख्या वाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होता है, अल्पसंख्यक होते हैं। तो पी प्रकार अर्धचालकों के लिए क्या होता है, होल की संख्या अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ती है, और परंतु चालक की चालकता क्या होती है, घटती है। क्या होता है, घटती होती है। अब है पीएन संधि। पीएन संधि बहुत सी अर्धचालक युक्ति जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की मूल इकाई है। पीएन संधि बहुत सी अर्धचालकों युक्तियों जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की क्या है, मूल इकाई है। अर्धचालक डायोड यह मूल रूप से एक पीएन संधि होता है। अर्धचालक क्या होता है, एक मूल रूप से पीएन संधि होती है, जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं ताकि इस संधि पर बाह्य वोल्टता अनुप्रयुक्त की जा सके। तो अर्धचालक डायोड क्या होता है, इसमें कौन सी संधि होती है, सीधा याद, ऐसे क्वेश्चन पूछा। अर्धचालक में कौन सी संधि होती है, पीएन संधि होती है। अर्धचालकों में कौन सी संधि होती है, पीएन संधि होती है। अर्धदिशिक वायस में पीएन संधि डायोड, जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता भी इस प्रकार अनुप्रयुक्त की जाती है कि बैटरी का धन टर्मिनल पी फलक तथा ऋण टर्मिनल एन फलकों से संयोजित करते हैं, तो ऐसे अर्धदिशिक अर्धचालक, ऐसे पूछा भी नहीं जाता है। अब है पक्षदिशिक वायस में पीएन संधि डायोड, जब किसी अर्धचालकों में डायोड के दो सिरों के बीच एक बाह्य वोल्टता इस प्रकार अनुप्रयुक्त करते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल को एन फलक से तथा ऋण टर्मिनल को पी फलक से जोड़ते हैं, तो डायोड पक्षदिशिक प्रयोग करता है। ये पूछा भी नहीं था, सिर्फ याद रखना है कि एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना है तो किस प्रकार का अशुद्धि मिलाएंगे, तो पी पंच संयोजक पुराएंगे। यदि पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना है तो शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक अपद्रव्य मिलाएंगे। और अर्धचालक में कौन सा संधि होता है, पीएन संधि होता है। अर्धचालक में कौन संधि होता है, पीएन संधि होता है। और एन प्रकार के अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या से अधिक होती है, और जबकि पी टाइप के अर्धचालकों में होलों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। यह कोटरों की संख्या बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होगा कौन, एन प्रकार के अर्धचालक। बस यही बात रखना, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो कल चलेगा, तो कल इसका पार्ट दूसरा होगा, डायोड बल्ब से शुरू करेंगे।